नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो जीएस से संबंधित है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बिना देरी किए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ऑप्शन डी है तालीकोट का युद्ध 1564। दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे क्यों, कैसे और कहाँ ये सारी चीज़ें किसके बीच हुई थी लड़ाई, सब पढ़ते हैं। देखिए प्लासी की पानीपत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध जो है ये 1 अप्रैल 1526 को हुआ था। बात बिल्कुल सही है। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस लोदी। बाबर वर्सेस लोदी, ये प्रश्न आता है, आपसे पूछता है। प्लासी के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो भाई ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब। किसके बीच? बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, नवाब जो सिराजुद्दौला थे। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा 1576, बिल्कुल सही बात है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 से 21 जून 1576 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। किसके बीच? महाराणा प्रताप। हालांकि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, लेकिन इतिहासकारों ने इनको हराया है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तालीकोट का युद्ध 1564, ये गलत है मेरे दोस्त। तालीकोट का युद्ध जो है ये जनवरी 1565 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच। ठीक है, दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। बात क्लियर है? तो इसमें सही जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तालीकोट के तो 1564 में बल्कि 1565 में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्न में कौन सुमेलित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है नंदा देवी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कंचनजंगा सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। जाहिर सी बात है नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, बात बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में भी बात बिल्कुल सही है और कंचनजंगा सिक्किम में भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी गुयाना में, ऑप्शन सी वेनेजुएला में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए इसका सही जवाब। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो है कौन सा? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना ये है एंजिल। क्या? एंजिल झरना, या इसको आप कह सकते हैं एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो 979 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है और ये जो है कहाँ पे स्थित, आपसे ये प्रश्न पूछा है दोस्त। तो ये स्थित है, जो एंजिल जलप्रपात है ये वेनेजुएला में स्थित है। अगर आपसे ये पूछता है विश्व का दूसरा सेकंड हाईएस्ट झरना जो है वो कौन सा है, तो वो आपका साउथ अफ्रीका में है, तुगेला झरना। कौन सा? तुगेला झरना जो है ये दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो एक तो वेनेजुएला में है और क्या नाम इसका? तो एंजिल नाम इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी वियना में, ऑप्शन डी बर्लिन में। बताइए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है, अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके वियना में है। कहाँ पे है? वियना, और वियना में कहाँ? ऑस्ट्रिया। वियना के ऑस्ट्रिया में है।
ऑस्ट्रिया। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए पूछता ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये हुई थी 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना। और इनमें अगर आपसे ये पूछे भाई सदस्य देश कितने हैं, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देशों की संख्या जो है ये है 167। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वियना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 5वां नंबर लेते हैं। क्या भैया, बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था भैया, बोध गया में, कुशीनगर में, राजगीर में या वैशाली में। अगर बात कर लेते हैं इसमें कि जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इसमें जैसे अगर हम चर्चा करें तो बुद्ध के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। क्या, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे ये, है ना, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बात क्लियर है। और इनके जीवन में जो घटित घटना, जैसे इनका जन्म सबसे महत्वपूर्ण है, जन्म, तो ये जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। आपसे पूछा जाता है कि भाई जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म थे, जो है गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और क्या आपसे पूछता भी इनको जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, क्या इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इनको ज्ञान प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ पे, बोध गया बिहार में। ठीक है। मृत्यु इनकी, मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्या महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण ये हुई थी आपके कुशीनगर में। क्या, कहाँ हुई थी भैया, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है गृह त्याग, क्या गृह त्याग जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये कहाँ हुआ था भैया, तो ये हुआ था आपके राजगृह, जिसका वर्तमान में क्या नाम है भैया, वर्तमान में राजगीर इसका नाम है। ठीक है, राजगीर। अब आपसे इतना प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी MG रानाडे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। हिंद स्वराज पुस्तक, देखिए अगर हिंद स्वराज जो है बात कर लेते हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो मेरे दोस्त हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी है। और ये कब लिखी थी इन्होंने, तो 1909 में, 1909 में रचित यह जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है, हिंद स्वराज, तो ये लिखी गई है गुजराती में। किस भाषा में लिखी गई है, ये गुजराती में लिखी गई है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण यात्रा के समय पानी की जहाज में लिखा था। बात क्लियर है, तो इसको भी आप भूलिएगा मत मेरे दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी जी के गुरु कौन थे, तो ये थे आपके, जो गुरु की बात होता आपसे पूछा जाता है कि भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। तिलक जी को कहा जाता है, जैसे अब इनके गुरु कौन थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले, तो MG रानाडे थे। मतलब इनके गुरु ये हो गए। अब ऐसे तीर लगा लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु MG रानाडे थे। तिलक जी को जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनको जो अशांति का जनक भी कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन से रोल लें। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 7 नंबर। क्या भैया, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन बी प्राइम मेरिडियन पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका पर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि भाई दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो भैया दिन और रात ये आप भूमध्य रेखा नाम सुने होंगे, आपको ऑप्शन में भूमध्य रेखा कभी कभी देता है, भूमध्य रेखा, और कभी कभी आपको विषुवत रेखा देता है, या जैसे भूमध्य रेखा हो गया विषुवत रेखा, या इसी को जो है 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं मेरे दोस्त, है ना, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या इसी को जैसे इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां नंबर। क्या भैया, ग्रेट बैरियर रीफ एक ... क्या है भैया, पर्वत श्रृंखला है, प्रवाल रचना है, मानव निर्मित दीवार है, या ज्वारीय भित्ति है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या है, तो आपको पता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है दोस्त। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी
प्रवाल भित्ति है। मामला क्लियर है। जो करीब 2900 रीफ से लेकर के करीब 900 द्वीप जो है मिलकर ये बनी है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। क्या ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या भैया, ये मूंगे की, किसकी, मूंगे की सबसे बड़ी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, सबसे बड़ी मूंगे की सबसे बड़ी दीवार कौन है, तो सबसे बड़ी दीवार जो है मेरे दोस्त ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। मामला क्लियर है दोस्त। अब इसमें देखिए पूछा गया भाई ये है क्या, तो आपको पता प्रवाल भित्ति है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है। ज्वारीय भित्ति आपको ऑप्शन दिया जाता है तो इसको आप गलत काट दीजिए, भित्ति है लेकिन जो आप प्रवाल भित्ति है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मूंगे की सबसे बड़ी दीवार भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी द हेग में, ऑप्शन डी रोम में। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं इसलिए हम ऐसे प्रश्न करवा दे रहे हैं। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ 7वां यूपीपी में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ से तय आएगा, मतलब ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, शायद आपसे जो है मुलाकात हो जब 18 फरवरी को आपका एग्जाम हो, तब हम बताएंगे साहब देखिए ये वाला प्रश्न आया है और ये हमने इसी प्रैक्टिस सेट में करवाया है। तो भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है ये द हेग में हुई है। द हेग नहीं देगा तो क्या देगा भैया, तो यहाँ पे नीदरलैंड दे सकता है। क्या दे सकता है, नीदरलैंड दे सकता है। मामला क्लियर है। और ये स्थापना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की हुई कब थी, तो ये हुई थी आपके 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में अगर आपसे ये प्रश्न आया है, यूपीएसआई का है, इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें जो है आपके 5 अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं, तो 70 अनुच्छेद हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मामला क्लियर है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो ये आपके 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो कार्यकाल है, क्या प्रत्येक का अगर कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक का कार्यकाल जो है ये 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का होता है। तथा जिनमें प्रत्येक 5 न्यायाधीश जो है, 5 न्यायाधीश प्रत्येक 5 न्यायाधीश 3 वर्ष बाद जो है अवकाश ग्रहण करते। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है ना। तो इसमें आपसे पूछा प्रश्न क्या गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, 70 अनुच्छेद हैं। कितने न्यायाधीश में होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है, प्रत्येक 3 वर्ष पर जो इसमें 5 न्यायाधीश जो है ये जो है अपना इनका कार्यकाल समाप्त होता है और कोई भी एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए आल्पस पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी हिमालय काराकोरम, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी तिब्बत। आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी आपसे जो पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तो आपकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। एंडीज कहाँ पे भी है, तो ये जैसे जो एंडीज है, जैसे आपसे 1 नंबर पे कौन आता है, एंडीज। क्या आता है, एंडीज। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है रॉकी पर्वत। क्या आता है भैया, दूसरे नंबर पे आता है आपका रॉकी पर्वत। तीसरे नंबर पे आता है आपका हिमालय। क्या आता है भैया, हिमालय आता है। बात क्लियर है। और चौथे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या जिसको महान डिवाइडिंग श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद 5वें नंबर पे आपका ट्रांस आर्कटिक। ये ऐसे मतलब ऐसे एक क्रम है, तो ऐसे आते हैं दोस्त। सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, एंडीज की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया। ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1986 इलाहाबाद में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय गान है हमारा क्या, पहले तो ये जान लीजिए, तो राष्ट्रीय गान जो है ये है हमारा जन गण मन। क्या है, जन गण मन जो है ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना कौन किए थे, तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहली बार ये कब गाया गया था, तो पहली बार ये जो है 11 दिसंबर
1911 को गाया गया था इनके द्वारा। 11 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था, ठीक है। और पहली बार गाया गया, अगर आपसे ये पूछा पहली बार गाया गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई पहली दफा या पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था, कहाँ गाया गया था भैया, तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था। किसका सम्मेलन? कांग्रेस का। कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार गाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन बी सिकांगो, ऑप्शन डी नाइजर। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है, काटती है, जो भी प्रश्न आए, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी जो है, कांगो नदी है जिसको जायरे नदी भी बोला जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है और यह करीब 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद जो है सबसे बृहद नदी मानी जाती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा, हमने बताया विषुवत रेखा या इसकी ज्योमेट्रिकल लाइन, ये इसमें होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछता है कि भाई मकर रेखा को, जैसे ये तो विषुवत रेखा को कांगो काट रही है, अगर आपसे ये पूछ ले भाई मकर रेखा को कौन 2 बार काटता है, तो भैया मकर रेखा को 2 बार जो है ये लिम्पोपो नदी काटती। कौन? लिम्पोपो। देखिए अगर म आया है तो ये प वर्ग का म है और प वर्ग का लिम्पोपो है, तो आप देख पा रहे हैं मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी काटती। अगर हम कह दें कि भाई कर्क रेखा को, किसकी बात कर लें, कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को जो है ये काटती है आपकी माही नदी। कौन नदी? माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। मामला क्लियर है। तो ऐसे अगर 2 बार काटने वाली बात होगी तो जो कांगो या जायरे है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। या इसको मकर रेखा को अगर पूछेगा तो आप लिम्पोपो बताएंगे और कर्क रेखा को पूछेगा तो आप माही नदी बताएंगे। मामला क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। क्या भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधव राव, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे इंग्लिश में आता है, आया हुआ प्रश्न है ये राजस्थान पुलिस का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इन द सेंस क्या होता है? संविधान की प्रारूप समिति। क्या? संविधान की अब आप समझ गए होंगे, प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका मसौदा कौन तैयार किया था? कौन? आपसे पूछा था मसौदा किसने तैयार किया? तो मसौदा तैयार किए थे वो किए थे वी.एन. राव। कौन? वी.एन. राव जो है ये मसौदा तैयार किए थे संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। आपको पता है कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर करके जो है एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का जो है ये गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को संकल्प द्वारा पारित किया गया था। भाई जो मसौदा बना है वी.एन. राय को द्वारा, वो जो है उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी, तो प्रारूप समिति उसको बनाया गया। अच्छा, ये प्रश्न कभी पूछता है कि वो संविधान का मसौदा तो इन्होंने दिया था, संविधान लिखा किसने था? ये भी प्रश्न आपसे आता है। भाई हम लोग जानते हैं संविधान लिखा किसने था, तो संविधान लिखे लेखक जो है हम मानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन प्रश्न आया हुआ है, तो अगर संविधान लेखक की बात होगी तो वो थे नारायण बिहारी रायजादा। कौन थे? नारायण बिहारी रायजादा जो है, रायजादा, ठीक, ये जो है ये लेखक थे, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसीलिए आप देखेंगे संविधान का जो मुख्य पृष्ठ है उसमें आर लिखा हुआ हर जगह, आर बोले तो रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये पूछेगा भाई जो इसमें संविधान सभा जो प्रारूप समिति बनाई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की भूमिका में अध्यक्ष जो थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है।
अच्छा, इसमें कितने लोग थे? तो भाई जाहिर सी बात है ये 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद स्वामी कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डी पी खेतान, ये लोग जो है इसके सदस्य थे। तो चेयरमैन कौन थे भैया? ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 11 जुलाई को। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व वानिकी दिवस की। तो सबसे पहले 8 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर 5 जून जो दिया है सर्वविदित भैया विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूपी सोशल की 10 क्लास आपके बीच में रहेगी 22 तारीख के बाद। उस 10 क्लास से बाहर एक भी प्रश्न अगर आपको आ जाएगा, एक प्रश्न आ सकता है, 7-8 प्रश्न में भाई 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके अगर 8 प्रश्न आने हैं तो 6 प्रश्न उसी में से आए। ठीक है। अभी 11 जुलाई भैया क्या मनाया जाता है, इस पर अभी काम चल रहा है। 22 तारीख के बाद मैं घोषणा कर दूंगा। 10 तारीख से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। 11 जुलाई क्या होता है भैया? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 21 मार्च को आपका बिल्कुल सही जवाब। विश्व वानिकी दिवस कब है? 21 मार्च को। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन सी बुलर झील जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सांभर झील राजस्थान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? सांभर झील तो राजस्थान में बिल्कुल सही बात है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में बिल्कुल बात सही है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, ये बात गलत है सर। पुलिकट झील कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या भैया? निम्नलिखित में से किसको उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? रॉबर्ट पियरे क्यूरी को, मैडम क्यूरी को, जॉन बर्दीन को या लिनुस पाउलिंग को? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी की। पहले बात कर लेते हैं दोस्त। मैडम क्यूरी थी जिनको मतलब नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। आपके लिए एक कंटेंट तैयार करने के मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है मेरे दोस्त, है ना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, ये कह सकते हैं कि पहली महिला, पहली भौतिकविद, पहली रसायन शास्त्री थी। ठीक है, एकमात्र महिला, पहली महिला। इन्हें जो है इनके पति पियरे के साथ भौतिकी में इनके जो पियरे क्यूरी हैं, इनको दोनों को मिला करके किस में मिला था? तो ये रेडियो सक्रियता के लिए। किसके लिए? रेडियो सक्रियता के लिए मिला था दोस्त। और शुद्ध रेडियन की खोज के लिए 1911 में जो है इनको किसके लिए? रेडियन की खोज के लिए। रेडियन की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार, मतलब ये भी 2 बार पा चुकी हैं, लेकिन एक ही विषय में नहीं पाई। रेडियो सक्रियता अलग पाई है, रेडियन के लिए अलग पाई है। भाई रेडियन जो है ये रसायन से संबंधित है और रेडियो सक्रियता ये भौतिक संबंधित है ना। तो ये तो आप मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को आप ऐसे गलत काट दीजिएगा। बचते कौन है? लिनुस पाउलिंग और जॉन बर्दीन। तो जॉन बर्दीन जो है ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। जॉन बर्दीन भौतिक विज्ञानी थे और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। उनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बार 1956 में इनको पुरस्कार मिला था और एक बार जो है 1972 में इनको पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों पुरस्कार इनको मिला। आपको पता भाई रेडियो सक्रियता के लिए जो है जो इनको पुरस्कार मिला था, एक तो 1903 में मिला था मैडम क्यूरी को और एक बार 1911 में मिला था। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए मिला था, तो इसलिए इन पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे क्या भैया? निम्नलिखित में से किस देश ने माफ करिएगा 31 अगस्त, किस देश में 31 अगस्त, इसमें सही थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग, 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहानी सुनिएगा दोस्त। देखिए हुआ ये था कि आपको पता है 31 अगस्त 1991 को जो आपका USSR है,
इससे बहुत सारे देश अलग हुए थे, ठीक है, बहुत सारे देश अलग इसलिए भी यहाँ मनाया जाता है। अब जैसे ट्रिनिडाड और टोबैगो है, तो ये जो है इनका मनाया जाता है 31 अगस्त, क्योंकि ये बने थे 31 अगस्त 1962 के बने थे, तो इनको मनाया जाता है। मलेशिया अपना 31 तारीख को मनाता है, ठीक है। और यहीं पे 31 अगस्त 1957 को जो जैसे जो यूनाइटेड किंगडम वो भी आज़ाद हुआ था, मतलब इससे स्वतंत्र हुए थे, है ना। मलेशिया 31 अगस्त को यूनाइटेड किंगडम से जो है वो हुआ था यूके से। तो इन तीनों देशों में जो है, जैसे अब किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान सोवियत संघ से अलग हुआ था 31 अगस्त 1991 को। 31 अगस्त 1962 को जो है ये हुए थे। मलेशिया जो है यूके से फ्री हुआ था। तो इसमें से ये सभी हो जाएंगे, ये सब मिलकर जो है 31 अगस्त को मनाते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमोत्तर हिमालय में? बताइए दोस्त, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तो हिमाद्री स्टेशन जो भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन कह सकते हैं। हिमाद्री स्टेशन जो है भारत का, ये प्रश्न आया था एक बार यूपी पुलिस 2012-13 में आया हुआ प्रश्न 13 में, ठीक है। हिमाद्री स्टेशन जो है भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। ये जो है ये आपका स्पिट्सबर्जन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय बेस के रूप में स्थापित है और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2008 को हुआ था, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से करीब 1200 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। तो भैया ये कहाँ पे है? अब तो आपको पता लगा ही गया होगा, हिमाद्री स्टेशन जो है ये आपके आर्कटिक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त 19 नंबर पर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी अन्ना चांडी, ऑप्शन डी इनमें से सभी कोई नहीं। बताओ भैया। देखिए ये फातिमा बीबी है, इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में नवंबर में इनका देहांत हो गया, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्ना चांडी जो है पहली डिस्ट्रिक्ट जो जज थी और लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त 20 नंबर। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। बताइए दोस्त 15 में क्या है? जो आरक्षण है, दिया गया आरक्षण, नस्ल जात धर्म के आधार पर कोई विभेदीकरण नहीं होगा। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता, मतलब कह सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन में है और ये सरकारी नौकरियों में है। और 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। तो इसमें सही जवाब का अनुच्छेद 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगा दोस्त। इस क्लास को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आना बिल्कुल तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।